हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है इकोनॉमी करंट अफेयर्स। इसमें द हिंदू में जो इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज हम दो आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट वन है वो ओपेक प्लस से रिलेटेड है। जो ओपेक प्लस की मीटिंग होने वाली थी, मतलब जो हो चुकी है, शायद फर्स्ट ऐसे कुछ था 1 जुलाई को। तो वो जो बातचीत उनकी चल रही थी ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज की, तो वो फेल हो गई है। मतलब मीटिंग अभी उन लोगों का था ना कि हमें सप्लाई रेज करनी है मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, सप्लाई इंक्रीज करनी है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे डिमांड बढ़ रही है ना। डिमांड बढ़ रही है और इस वजह से सप्लाई वो लोग इतना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो ग्लोबल जो प्राइसेस है फ्यूल के वो राइज हो रहे हैं, है ना। और अभी इकोनॉमी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो रिवाइव करना शुरू हुई है, और उस टाइम पे मतलब अगर आप सप्लाई करोगे ज़्यादा तो अच्छा होगा उन लोगों के लिए और दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी। जैसे इंडिया बहुत बड़ा इम्पोर्टर है ऑयल का, बट रशिया इसको बोल रहा था कि हाँ भाई, मतलब सप्लाई को इंक्रीज़ किया जाए मार्केट में। बट यूएई है, उसको ऑब्जेक्शन था। उनको था कि जो उनका अप्रैल तक का फुलफिल करने का जो टारगेट था, मतलब उसी टाइम तक किया जाए, ये जो इशू था पूरा। और इसी में यही कि जो ये अभी टॉक्स फेल हो गई, इस वजह से फिर से क्रूड जो प्राइसेस हैं वो मतलब हाई हो गए। मतलब मार्केट में एक बार स्टॉक एक्सचेंज भी सब ऊपर चला गया है। तो ये यूएस का जो स्टॉक एक्सचेंज जो क्रूड ऑयल है उसको यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट बोलते हैं, WTI है यूएस क्रूड ऑयल को, उसका भी ट्रेड ऊपर हुआ है। एंड अनसर्टेनिटी है अभी ग्रुप में, क्योंकि इन लोगों को डिसाइड नहीं कर पाए हैं, तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से जो प्राइस राइज है वो देखने को मिला है पूरा। एंड प्रोडक्शन भी मतलब ये लोग करेंगे, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे अर्ली नेक्स्ट ईयर तक। बट ये सोच रहे थे कि 2022 के एंड, मतलब जो 21 ये एंड में ही कुछ कर दें, बट नेक्स्ट ईयर तक देखेंगे क्या होता है। तो हम देखते हैं, जैसे ये जो यूएसए का वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, ये डिफरेंट सा नाम है, हमें पता नहीं चलेगा कि ये क्रूड ऑयल का ही नाम है। तो ये क्वेश्चन पिछली बार मतलब 2020 अब की बार यूपीएससी ने पूछा था, तो ये कुछ डिफरेंट सा था। और कुछ इसमें पिछली बार ये नेगेटिव में चला गया था, -40 ऐसे कुछ। तो डिफरेंट ट्रेंड था ना एकदम से, कि नेगेटिव में कैसे जा सकता है कोई प्राइस, मतलब इतना लो डाउन चला गया था। अब तो राइज कर रहे हैं, बट उस टाइम पे लो चला गया था। उस टाइम फिर इंडिया ने अपने स्टॉक भर लिए थे अपने, जो भी इतना लो गया था उस टाइम हमने बाय कर लिया। बाय करके जो हमारी पेट्रोलियम रिजर्व है, स्ट्रेटजी पेट्रोलियम, वो सब हमने फुल करके रखे थे। तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे ये 2000 अभी आया था 20 वाले प्री में, कि द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स फाउंड इन न्यूज रिलेटेड टू रेफर टू ए ग्रेड ऑफ, तो ऑप्शन था क्रूड ऑयल है, बुलियन, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यूरेनियम, है ना। तो अगर किसी ने नॉर्मल सा भी इसको मतलब इस न्यूज़ को फॉलो किया हो तो उसको पता होगा कि क्रूड ऑयल है, मतलब काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये। तो थोड़ा सा भी अगर नज़र रखी होगी, मतलब ईजी है ये, इसीलिए बताने के लिए कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी थोड़े से डिफरेंट देखते हैं, और डिफरेंट ट्रेंड था उस टाइम पे, तो क्वेश्चन ऐसे देख के यूपीएससी सिंपल कुछ क्वेश्चन पूछती है ना, उसमें इसको पूछा था। ओके, एंड ओपेक देख लेते हैं हम, और ओपेक प्लस देख लेते हैं। तो ओपेक जो है यही अभी इसमें 13 कंट्रीज हैं। ये 1960 में बना था, बगदाद में बना था उस टाइम पे, और ये मेजर जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उनका ग्रुप है ओपेक। और अभी इसमें 13 कंट्रीज हैं। तो 1960 में जब बना था उस टाइम पे सिर्फ 5 मेंबर थे, है ना। 4 तो जो सेंट्रल जो मिडल ईस्ट है वहाँ से, और एक वेनेजुएला जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है ना। तो जो 4 मिडल ईस्ट वाले थे, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड वेनेजुएला, 5 कंट्री थी 1960 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है, और ऑस्ट्रिया मेंबर नहीं है। ये याद रखना है कि ओपेक का हेडक्वार्टर इनके मेंबर कंट्री से बाहर है, वियना में, ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रिया क्या है, मेंबर नहीं है। और जो 13 मेंबर हैं अभी वो हैं 5 तो यही ऊपर वाले, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, वेनेजुएला, यूएई, लिबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गबोन, अंगोला, कोंगो, इक्वेटोरियल गिनिया। तो मोस्टली कंट्रीज ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं, और आई थिंक 5 कंट्री हैं सेंट्रल, जो सेंट्रल नहीं है, मिडल ईस्ट एंड साउथ अमेरिका से सिर्फ एक ही कंट्री है, वेनेजुएला। और कुछ मेंबर्स इसके थे पहले लेकिन अब नहीं है ना। वंस दे आर मेंबर बट नॉट नाउ। कौन कौन से, वो 3 कंट्रीज हैं, वही याद रखनी है। कतर है, इंडोनेशिया है एंड इक्वेडर है। तो यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। जैसे G20 का क्वेश्चन अब की बार पूछा था कि कौन कौन सी कंट्रीज इसमें मेंबर हैं, 20 EU+1 EU+19 कंट्रीज हैं उसमें, तो कौन नहीं है। तो ओपेक है, इसमें पूछा जा सकता है। जो अभी 3 कंट्रीज है ना, ये कतर, इंडोनेशिया, इक्वेडर, अब नहीं है, बट वंस अपॉन ए टाइम ये थी। तो ऐसे इसमें से अभी ऑप्शन में दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, कि ये पहले थी और अब नहीं है। तो ये हमें ये ध्यान रखना है, ये 3 कंट्रीज नहीं है अभी ओपेक में, और ये काफ़ी इशू में रहता है। तो ओपेक से रिलेटेड आई थिंक क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। ओपेक प्लस क्या है, जिसमें ओपेक प्लस में आ जाती है, ये रशियन इनिशिएटिव है, 2017 में स्टार्ट किया था, और यही कि सप्लाई से रिलेटेड ही था।
कुछ कंट्रीज़ को ऑब्जेक्शन था कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे ओपेक जो कंट्रीज़ हैं, तो सप्लाई मार्केट में कर ही नहीं रहे थे, तो उन लोगों ने ओपेक प्लस बनाया। रशिया और दूसरी कंट्रीज़ हैं इसमें, अजरबैजान है, बहराइन है एंड ब्रूनी है, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान। तो ये ओपेक और प्लस में ये रशिया और दूसरी कंट्रीज आ जाती हैं। तो मतलब सप्लाई मार्केट में प्रोडक्शन के लिए। और रशिया का इशू रहता है कि यूएसए जो है, यूएसए के बहुत सारे शेल गैस रिजर्व हैं, तो वो अपनी नेचुरल गैस जो शेल गैस है उसको मतलब प्रोडक्शन कर रहा है यूएसए और मार्केट में फ्लो कर रहा है, तो रशिया को इससे लॉस होता है। रशिया के पास बहुत सारे पेट्रोलियम रिजर्व भी हैं, गैस रिजर्व भी हैं, तो इनको चाहिए कि भाई हम अपना कंपटीशन रहता है ना यूएसए का और रशिया का, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन करें और मार्केट में अपना सेल करें। तो ये भी रशिया का, अभी भी रशिया यही चाह रहा था कि सप्लाई हम इंक्रीज करें मार्केट में। और इंडिया है वर्ल्ड का 3rd बिगेस्ट ऑयल इम्पोर्टर है ना, हम तीसरे नंबर पे हैं ऑयल रिजर्व को इंपोर्ट करने में। अराउंड 84-85% के अराउंड हम इंपोर्ट करते हैं। और वर्ल्ड ऑयल आउटलुक जो रिपोर्ट है वो ओपेक रिलीज करता है, तो याद रखना कि वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट जो है वो भी ओपेक करता है। और ये ओपेक कंट्रीज हैं। वेनेजुएला सिर्फ एक ओनली कंट्री है साउथ अमेरिका की, एंड कुछ कंट्रीज ये हैं अफ्रीका की और मिडल ईस्ट है, ये ओपेक कंट्रीज हैं, देख लिया हमने। अगली न्यूज़ अपनी सेकंड न्यूज़ है, ये चाइना से रिलेटेड है ना। चाइना ने टाइटन्स ओवरसाइट ऑफ लिस्टेड ऑफशोर फर्म्स है ना, एंड नाउ ही वांट्स टू द चाइना वांट्स टू इम्प्रूव रेगुलेशन ऑफ डेटा फ्लोज। तो ये है कि जो चाइना है अभी जो भी लिस्टेड ऑफशोर कंट्री है, मतलब दूसरी ऑफशोर जो कंट्रीज में मार्केट जो होता है मतलब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, अगर कोई उनकी कंपनी है वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होगी ऑफशोर मार्केट में, जैसे अमेरिका के वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी उनकी कंपनी लिस्टेड हो रही है, दूसरे भी किसी भी पे, तो वो लोग और साइट रखेंगे, उस पर और नज़र रखेंगे, क्योंकि उनकी जो मार्केट है, जो चाइना की इंटरनल मार्केट है, उनकी जो स्टॉक मार्केट है उस पर थोड़ा सा खतरा रहता है ना कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो चाइना ने अभी उनकी जो ये डीडी ग्लोबल एक राइड प्रोवाइडर कंपनी है, जैसे उबेर ओला होते हैं वैसे उनकी डीडी है, तो ये यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज पे अभी लिस्टेड थी। तो इसी पे इन लोगों ने, चाइना ने साइबर सिक्योरिटी पूरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है ना। तो इन चाइना ने अपना यही किया है कि जो भी क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो है, डेटा सिक्योरिटी रखना है, प्राइवेसी रखना है, कोई भी जो सिक्योरिटीज मार्केट है वहाँ पे इलीगल एक्टिविटी होती है उसको पूरा स्टॉप किया जाएगा, क्रैकडाउन किया जाएगा। मार्केट मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह, ये पूरा अपने मार्केट को अभी मतलब पूरा का पूरा सिक्योरिटी ये चला रखा अपना, है ना। पूरा चेक रखेंगे अपना जो भी सिक्योरिटीज मार्केट है चाइना की, उसमें कोई फंड कर रहा, कहाँ से फंड आ रहा है ना। एंड जो भी मतलब इनका ये प्लेटफॉर्म इकोनॉमी है, दैट इज चाइना की जो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी है, ऑनलाइन जो इकोनॉमी होती है वो इनकी बहुत मैसिव इकोनॉमी है, तो उसके पूरा का पूरा उसको भी ये चेक कर रहे हैं। और ये प्लेटफॉर्म इकोनॉमी होती क्या है, ये होती इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटी फैसिलिटेटेड बाय प्लेटफॉर्म्स। जो ऑनलाइन इकोनॉमी होती है ना, उसमें जो भी ऐसे प्लेटफॉर्म जो हमें इकोनॉमिक या सोशल एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हो, एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जैसे बहुत सारे, है ना, कि जहाँ पे हम बायर्स और जो कंज्यूमर्स हैं, बायर्स हैं और जो कंपनीज है उनका इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे बाई और सेल होता है और मार्केट की ग्रोथ होती है साथ में, है ना। लाइक जैसे अमेजन है या फिर उबेर ओला है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, बाई करते हैं, कोई सेल करता है ऐसे, तो वो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी होती है। और ये बहुत बड़ी इकोनॉमी चाइना की, तो उस पर भी अपना पूरी नज़र रखना स्टार्ट कर दिया चाइना ने। दूसरा यही मेन रीज़न है कि यूएसए और चाइना का जो पहले से ट्रेड वॉर चल रहा था ये सब, तो इनकी टेंशन्स जो वहाँ से अब शिफ्ट मतलब वहाँ भी फैल गई हैं, कहाँ पे, कैपिटल मार्केट में भी आ गई हैं। और कैपिटल मार्केट किसी भी कंट्री का बहुत सेंसिटिव मार्केट होता है, थोड़ी सी कोई न्यूज़ आई और मार्केट ऊपर और थोड़ी सी न्यूज़ पे मार्केट नीचे, बहुत ज़्यादा लॉस और प्रॉफिट होता है इसमें, है ना। तो इस पे मतलब बहुत सेंसिटिव मार्केट होता है ना कैपिटल मार्केट, तो उस पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चाइना ने अपना इसको, क्योंकि यूएसए उनको लग रहा होगा कि हाँ कुछ गड़बड़ ना कर दे, तो पूरा का पूरा जो भी डेटा सिक्योरिटी है, थेफ्ट है, प्राइवेसी, पूरा का पूरा नज़र रखना शुरू कर दिया, अपना रेगुलेट करना शुरू कर दिया डेटा फ्लो को। यही न्यूज़ थी चाइना से रिलेटेड, एंड ये हमने देख लिया आज, पैक मेंबर भी देख लिया है, एंड थैंक यू सो मच।